स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करेंगे एक मेंस के क्वेश्चन के साथ। देखो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी के मेंस में जीएस 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन में एक टर्म दिया गया, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हमने कल डिस्कस किया है अपने लास्ट लेक्चर में, इसको समझा है, ये कंसेप्ट क्या है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। संवैधानिक मोरालिटी इज द फल्क्रम which acts as essential check upon the high functionaries, citizens alike. Okay, in view of this observation of Supreme Court, explain the concept of this संवैधानिक morality, its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. तो आपको रेलेवेंस समझ में आ रही होगी। जो हमारे चैनल पर मेंस टॉपिक डिस्कशन होते हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। तो इसमें कंटेक्स्ट क्या है, क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये होता क्या, लिखेंगे इसको हम। ठीक है, एक देखो टर्म दिया गया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसको थोड़ा सा बताएंगे हम किस प्रकार से। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर के प्रति। अगर मिनिस्टर्स की बात करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। बट अगर बात करते हैं जुडिशरी की, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, हु विल जज द जजेस। इनकी जिम्मेदारी को कौन देखेगा कि वो इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारे संविधान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इतनी हाई प्रायोरिटी दी गई है जिससे कि कभी कभी वो एक अगेंस्ट, एक एंटी निकल के सामने आता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के। आपको डिस्कस करना यहाँ पर है कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे प्रावधान हैं संविधान में, हमारे ऐसे एक्ट्स हैं जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। जैसे कि इम्पीचमेंट है, उसको इतना टफ बनाया गया है कि इतना आसान नहीं है किसी भी जज को इम्पीच कर देना, जिससे कि उनका इंडिपेंडेंस बरकरार रह सके। फिर डिस्कस करना है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को, लाइक आप अगर जजमेंट कोई आई है लोअर कोर्ट में, आप उसको चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट में। तो कह सकते हो कि एक लोअर कोर्ट है वो अकाउंटेबल है हायर कोर्ट के लिए, मतलब कह सकते हैं ऐसा। बट यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। कौन करेगा, संवैधानिक मोरालिटी। हमने डिस्कस किया था इसको कि ये सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन तक सीमित नहीं रखना है हमें, संविधान में क्या कहा गया नहीं वो तो है ही, उसका कोर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर अगर जजेस भी काम करते हैं तो ये बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आप अपने आंसर में दो कंसेप्ट्स को और ऐड कर सकते हो, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। इसको बताओगे आप कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसी के दो पिलर्स हैं ये। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जजेस क्या कर सकते हैं, उनको लगता है अगर किसी एक्ट का, किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, वेग है, तो जजेस अपनी समझ के हिसाब से उसको क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, हमने देखा केशवानंदा भारती केस में क्या किया उन्होंने, एक कंसेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसको बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरा कंसेप्ट आता है जुडिशियल ओवररीच का। इसका मतलब है आप जजमेंट करना छोड़ के, इंटरप्रेट करना छोड़ के आप कानून को बनाना स्टार्ट कर देते हो। एग्जाम्पल है इसका श्याम नारायण चौकसी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक जजमेंट दी थी कि सारे सिनेमा हॉल्स में बिगिनिंग में क्या बजेगा, नेशनल एंथम। तो एक्टिविज्म इज अ गुड थिंग, ओवररीच इज नॉट अ गुड थिंग। अपने फ्रेमवर्क से आप निकल करके दूसरे के दायरे में घुस के काम करते हो, ये सही नहीं है। तो अल्टीमेटली लिखोगे ऐसे आप कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन ज़रूरी है, जो कौन बताता है हमें, संवैधानिक मोरालिटी। इसका मतलब क्या है, संविधान के लिटरल इंटरप्रिटेशन से बियॉन्ड जाते हुए उसके उद्देश्य पर ध्यान देना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एंड वन मोर थिंग, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, दिक्कत आती है तो हमारे कल के लेक्चर को देखो, कुछ पूछना होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक देखो शॉर्ट न्यूज़ आई थी, जस्टिस सूर्यकांत टू बिकम 53rd जज ऑफ इंडिया, 53rd CJI। इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं। अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जज को, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 124(2). तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि संविधान में ऐसा कहा गया है या किसी एक्ट में ऐसा कहा गया है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो CJI बनते हैं। नहीं, ये कन्वेंशन है, एक परंपरा है। एंड हाउ इज सीनियरिटी मेजर्ड, तो लेंथ ऑफ सर्विस से, आपकी उम्र कितनी ज़्यादा, कितने बूढ़े हो आप, इससे मतलब नहीं है, आपने कितना लंबा काम किया है, इससे मतलब होता है। तो स्टार्ट कैसे होती है चीज़ें, सबसे पहले अगर जो करंट CJI हैं उनके रिटायर करने में 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बोलेगी करंट चीफ जस्टिस को कि आप रिकमेंड करो अपने सक्सेसर को। किसको रिकमेंड करता है वो, लॉ मिनिस्ट्री को।
वो नाम किसको भेजती है? प्रधानमंत्री को। उनके अप्रूवल के बाद जो प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट कर देते हैं। क्या चीज़ें बाई कन्वेंशन होती हैं, क्या चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे कंफ्यूजन आ सकती है। एक न्यूज़ आई थी, सिविलियंस ट्रैप्ड इन सूडान अल फशार एंड आरएसएफ टेक सिटी। इसमें हमारे काम की चीज़ें हैं कि सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, फर्स्ट थिंग पूछ सकता है प्रीलिम्स में। सेकंड क्या है, अल फशार कहाँ है, क्या है ये, आरएसएफ क्या है, देखते हैं इन चीज़ों को। एंड हाँ, पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, आप उसको डाउनलोड करो। देखो अल फशार क्या है, एक कैपिटल सिटी है, नॉर्थ डारफूर रीजन, कहाँ का, सूडान का। इसको मैप में समझेंगे, पहले देख लो। न्याला क्या है, कैपिटल सिटी है साउथ डारफूर रीजन की, जो भी सूडान का पार्ट है। आरएसएफ क्या है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, पहले क्या था, एक पारा मिलिट्री फोर्स था, अब ये रेबल ग्रुप के रूप में वहाँ पे काम करता है। जो वहाँ की आर्मी है उससे कंटिन्यूअसली इसका झगड़ा होते रहता है, क्लैश होते रहता है। देखिए, तो कंटेक्स्ट ये था हमारा, न्यूज़ में दिया गया था, ये जो एरिया है नॉर्थ डारफूर का दिख रहा होगा, इसको आरएसएफ ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो अल्टीमेटली ये पूरा डारफूर एरिया जो है उनके अंडर में आ चुका है। यहाँ देखो बड़े मैप में सूडान है ये, एंड ये जो ब्लू कलर का मार्क किया गया है इसको डारफूर बोल सकते हैं हम, डारफूर रीजन है। देखो ये कोई ऑथेंटिक मैप नहीं है, इसको समझाने के लिए जस्ट ड्रॉ किया है हमने। आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि डारफूर स्टेट जो है वेस्टर्न सूडान में लाई करता है, 5 स्टेट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, ठीक है। नाउ ऑल 5 जो है वो आरएसएफ के अंडर आ गया है। आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना होगा, सूडान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नाइल रिवर के बारे में पढ़ लेना, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, कैपिटल करेंसी तो पता होना ही चाहिए, एंड रेड सी। रेड सी देखो लगातार न्यूज़ में चल रहा है, चाहे वो हाउथी रेबेलियंस की बात हो, अगर गाजा पीस एग्रीमेंट की बात हो, रेड सी हमेशा न्यूज़ में चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज इसके बॉर्डरिंग है, कौन सी रिवर्स इसमें आती हैं। चलो, एक न्यूज़ आई थी, इज डोगरी लैंग्वेज लूजिंग रेजोनेंस इन इंडिया। इसमें कह रहा है कि क्या ये भाषा अपने डिक्लाइन पर है, इसमें डिस्कशन किया गया है। हमारे काम की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ देखिए प्रीलिम्स फैक्ट्स में हमारे काम की है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पर है, कर्नाटका में, ये पूछ सकता है। सेकंड है, यहाँ देखो एक रिपोर्ट के बारे में कहता है, यूनेस्को की रिपोर्ट थी, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायलेक्ट्स क्या है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, विलुप्ति के कगार पर हैं। यहाँ देखिए 2003 में डोगरी लैंग्वेज को जो 8 शेड्यूल है उसमें उसको इंक्लूड कर लिया गया है। अल्टीमेटली ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस का पार्ट है, पूछ सकता है एग्जाम में, छोटा सा फैक्ट है। अब देखो मेंस के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, अगर हम बात करते हैं किसी लैंग्वेज के डिक्लाइन होने की, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसमें ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल चॉइसेस, लैक ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट, कुछ 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर पूछता है मेंस में इससे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो उसमें। ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, विद द सेंसस ऑन होल्ड लैक्स अपडेटेड डेटा ऑन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंडेंजर्ड। हमको क्या समझना है यहाँ पर, सेंसस जो होता है उससे जनसंख्या की जानकारी मिलती है, प्लस लैंग्वेजेस कौन से इंडेंजर्ड है, कहाँ पर इंडेंजर्ड है, इसकी भी जानकारी मिलती है, पूछ सकता है एग्जाम में। एक देखो फ्रेज दिया गया है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज द लार्जर टास्क एट हैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, काफ़ी सुंदर फ्रेज है, आप देख सकते हो इसको। इसका कंटेक्स्ट क्या है, इंग्लिश की बात करें, देखो बहुत लोग का सोच कैसा है कि आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, तो इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अंग्रेज तो चले गए बट अंग्रेजी छोड़ गए, कह सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए एक न्यूज़ आई थी कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, क्या नाम है, पॉल बिया। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैमरून एक कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पॉल बिया, जो कि फिर से इलेक्शन जीत गए हैं। तो नाम जान लो आप, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है भाई ये। देखो हमें ध्यान क्या रखना है, कैमरून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, इसको अफ्रीका इन मिनिएचर भी कहते हैं। यहाँ की जो ज्योग्राफी है काफ़ी डाइवर्स है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। 7 कंट्रीज देखो बाउंड करती है, ध्यान दीजिएगा, CAR है, DRC है, कॉन्गो, गैबोन, नाइजीरिया, शैड, इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है। कैपिटल इसका है योंडे, इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं, योंडे को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। करेंसी क्या है इसकी, CAF फ्रैंक, ठीक है। अब देखो ध्यान क्या रखना है हमें, गल्फ ऑफ गिनी, ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर है, तो कैमरून के बॉर्डरिंग इस जगह पर है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, एट द जंक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, 0 डिग्री मेरिडियन एंड इक्वेटर दोनों के जंक्शन पर सिचुएटेड है ये, एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स में काफ़ी रिच है।
तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये पायरेसी के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है देख लीजिएगा। एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं, पेपर में आर्टिकल आया था। हम देखेंगे बेसिक फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में। देखो तो कब बनाया गया था ये, इफेक्ट फ्रॉम 12/10/2005, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के तहत है, सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट 2005, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका जो क्षेत्र है वो सभी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर है। इस टर्म का मतलब क्या होता है, ऐसी अथॉरिटीज़, वैसी संस्था जो किसी न किसी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। एंड अगर RTI एक्ट की बात करें तो ऐसी संस्थाएं हैं, अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, उनको देना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें देखो एक CIC होंगे और कहता है मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, जितनी संख्या ज़रूरी है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है पूछेगा प्रीलिम्स में, तो प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कमिटी में क्या होता है, PM होंगे चेयरपर्सन, एक लीडर होंगे अपोजिशन के, और यूनियन कैबिनेट मंत्री होंगे। इसको नॉमिनेट कौन करेगा, प्रधानमंत्री। यहाँ देखिए एक नोट है कि ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, जैसे कि ये MPs नहीं होने चाहिए, कोई मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, MLAs नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं सैलरी एंड टेन्योर। देखो आफ्टर दिस अमेंडमेंट 19 में क्या हुआ था, इस एक्ट को अमेंड किया गया था, तो दो चीज़ें आई थी। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चला गया था सैलरी के, टेन्योर के डिसाइड करने का। उन्होंने क्या किया, बोला कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा नोटिफाई करेंगे टाइम टू टाइम। तो किन चीज़ों के रिगार्डिंग, सैलरी, अलाउंसेस, टेन्योर, सर्विस कंडीशंस एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। कौन तय करता है, केंद्र सरकार। अभी के हिसाब से उन्होंने क्या बताया है, क्या दिया है, टेन्योर 3 साल का। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिगार्डिंग दिस RTI एक्ट। देखो पहला है अंजलि भारद्वाज केस 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाई बैकलॉग इन सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली अपॉइंटमेंट्स। आप मेंस में इन केसेस को यूज कर सकते हो। सेकंड देखो PUCL केस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ने PUCL केस में बताया था जो RTI है वो इस्टेब्लिश किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 19(1)(a। अगला केस है सुभाष चंद्र अग्रवाल केस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कहा गया था जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा है। मतलब क्या है, वो भी RTI के परव्यू में आते हैं। अब देखते हैं हम PM श्री स्कीम। देखो ये बार बार न्यूज़ में चल रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग केरला गवर्नमेंट। हमको उससे मतलब नहीं है, हम फैक्ट को देखते हैं। देखिए तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री का फुल फॉर्म क्या है, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसको 22 में लाया गया था, ठीक है। ये किसको कवर करता है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के हैं, उन पे ये उनके लिए गाइडलाइंस लेके आया है। देखो किस चीज़ का, इनोवेटिव मेथड्स को इवॉल्व करना है, नॉट रोट लर्निंग एंड सो ऑन। मतलब सिर्फ बुक को पढ़ के एग्जाम पास करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, स्किल को डेवलप करना। आपके बोलने का स्किल हो गया, वर्किंग स्किल हो गया, जैसे कि AI को लाना, वोकेशनल कोर्सेज को लाना, ठीक है। इसकी फंडिंग कैसे होती है, 60-40 के रेशियो में, 60 केंद्र देगी, 40 रिलेटेड स्टेट देगा, ओके। एक देखो कैच क्या है यहाँ पर कि इस फंडिंग रिलीज को जो केंद्र सरकार है उसने लिंक कर दिया है समग्र शिक्षा स्कीम के साथ में। जो ये जो SSC स्कीम है, SSS स्कीम है, ये भी 60-40 के रेशियो में फंड रिलीज करती है। मतलब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट समग्र शिक्षा स्कीम को अप्लाई नहीं करेगी उसको PM श्री के तहत पैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, आपको PM श्री स्कीम का लाभ चाहिए, आप स्टेट हो, आपको सबसे पहले जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर क्या कहता है, PM श्री स्कीम की बात करें, वो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो पूछ सकता है एग्जाम में कि RTE में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो देखो यूनिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, मतलब उसमें जो फिनेंशियल बैरियर्स होते हैं जिससे कि बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं उनको रिमूव करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप बच्चों को यूनिफॉर्म दोगे, खाने पीने की सुविधा दोगे, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करोगे। प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, इसके लिए भी किसमें बात करी गई है, RTE में। अगर हम बात करते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ पैसा जो कि EWS से बिलोंग करते हैं, कहाँ बात की गई है, RTE में। देखो जरा सा देख लेते हैं व्हाट इज समग्र शिक्षा स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 18 में। ये कंबाइन करता है 3 स्कीम्स को, सर्व शिक्षा अभियान,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो होलिस्टिक एक अप्रोच देता है ये प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के लिए। इस लेक्चर की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।